हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क के साथ साथ आरआरबी की भी तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, या यूँ कहूँ कि आरआरबी की नोटिफिकेशन आने की वजह से आपने एसबीआई को नहीं भूला होगा और दोनों की तैयारी आपकी पैरेलल चल रही होगी। तो ये वीडियो होने वाला है उसी प्लेलिस्ट से रिलेटेड जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को मार्क कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आगे आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे। ये तब करेंगे जब हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा बेसिक कवर कर लेंगे। क्यों करना है ये कवर? हमें ये करना है आरआरबी के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो, मैं पूरा बेसिक आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। वंस अगेन प्लेलिस्ट को भी अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। उम्मीद करती हूँ अब तक जितने वीडियोस मैंने आपको दिए हैं बना के, उन सबको आपने देख लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि आज मैं सवाल पूछने के मूड में हूँ, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी भी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कितना जनरेशन है? अभी तक 5 जनरेशन है। कौन कौन सा है देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1941 से 1956 के बीच में चल रहा था। इसमें कंपोनेंट कौन से यूज़ किए गए थे? तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। ठीक है। इसमें लैंग्वेज यूज़ की गई थी, मशीन लैंग्वेज कहते थे। कंप्यूटर कौन कौन सा था? मार्क 1, ENIAC, यूनिवैक और EDSEC। इन तीनों का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि मैंने इसका फुल फॉर्म आपको पहले भी बताया हुआ है। इसमें इनपुट का मेथड था पंच कार्ड और आउटपुट का मेथड था प्रिंट आउट। ठीक है। तो जो भी सवाल मैं आपसे पूछते जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट को, तो मेरे सवाल के जवाब आप ज़रूर देंगे। अगर आपकी साइड से जवाब आने में किसी भी तरीके की कोताही हो रही है, तो मैं ये सीरीज़ बंद कर दूँगी, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा फीडबैक मुझे भी चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ जेन्युइनली आप लोग देख रहे हो। अगर आप नहीं देख रहे हैं, आपके किसी काम का नहीं है, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करूँगी। ठीक है। चलिए, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 1941 से 1956, सेकंड जनरेशन 1956 से 1964 तक। इसमें कंपोनेंट यूज़ हुआ था ट्रांजिस्टर। तो इस पे जनरली सवाल आते हैं कि वैक्यूम ट्यूब जो है कौन से जनरेशन में यूज़ हुआ था, या फिर फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ था। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम लोग आईसी कहते हैं, क्या यूज़ हुआ था? तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। इसको बनाया था किसने? तो वाल्टर हॉजर ब्रेटैन, विलियम शॉकले और जॉन ब्रैडिन मिलके बनाया था। ठीक है। ट्रांजिस्टर का अगर सवाल आता है कि ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किसने किया था, तो इन तीनों ने मिलके इसे इन्वेंट किया था। सेकेंड जनरेशन में लैंग्वेज यूज़ हो रही थी असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन कौन से थे? IBM 1401 और IBM 700, मतलब 700। ठीक है। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। इसका भी इनपुट मेथड पंच कार्ड था और आउटपुट प्रिंट आउट मेथड था। ठीक है। थर्ड जनरेशन 1964 से 1970 तक था, 6 साल तक का था थर्ड जनरेशन। इसमें IC यूज़ हो रहा था। IC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे इन्वेंट किया था जैक किल्बी ने। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हुआ था। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा है? कोबोल, पास्कल, फॉर्टन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर कौन कौन सा थर्ड जनरेशन में? IBM 360, IBM 370। IBM का पूरा नाम वंस अगेन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसमें इनपुट का मेथड था कीबोर्ड। यहाँ से हम लोगों ने कीबोर्ड को यूज़ करना शुरू किया था। और इसका आउटपुट का मेथड था मॉनिटर या फिर प्रिंटर। प्रिंट आउट तो यहाँ पे भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे, प्रिंटर तो कंटिन्यू होता रहा, लेकिन हमारे पास आउटपुट का मेथड मॉनिटर थर्ड जनरेशन में आया था। ठीक है। तो इन सब से सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए कि आउटपुट के रूप में मॉनिटर को कौन से जनरेशन में, कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में शुरू किया गया था? तो आंसर इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब तक था? तो 1964 से 70 तक। IC का यूज़ कब होना शुरू हुआ था, कौन से जनरेशन में? तो थर्ड जनरेशन में हुआ था। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कौन से जनरेशन में यूज़ हुआ था? तो असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ था। हाई लेवल लैंग्वेज कब से शुरू हुआ है? तो हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा था? मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रहा था। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सवाल ये भी आ सकता है आपको कि IBM 700 कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है? तो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है।
IBM 370 कौन से जनरेशन का है, तो ये थर्ड जनरेशन का है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक फैक्ट यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से कलेक्ट करके दिया है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का कब से कब तक शुरू हुआ था, 1971 से 2010 तक। इसमें कंपोनेंट यूज़ हुआ था माइक्रो प्रोसेसर में VLSI, ULSI। वैसे मैंने इसका आपको बताया हुआ है फुल फॉर्म VLSI और ULSI का, आगे भी मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, ऑनेस्टली आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप इसे कमेंट में VLSI और ULSI का फुल फॉर्म लिख देंगे, क्योंकि मैंने इसे आपको कल नहीं परसों के ही वीडियो में आपको बताया था कि इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इन दोनों का भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने आपको क्या क्या कहा, मैंने आपको कहा है इन सब का फुल फॉर्म लिखने के लिए ENIAC, UNIVAC, EDISAC का, और यहाँ पे VLSI और ULSI का फुल फॉर्म लिखने के लिए कहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए भी कह रही हूँ कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप का ये क्वेश्चन है, रैंडमली और रिपीटेटिव मोड वाला। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड भी, रिपीटेडली भी और रैंडमली भी ऐसे फुल फॉर्म एब्रिविएशन पूछे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने कब यूज़ किया था, थर्ड जनरेशन में। लेकिन फोर्थ जनरेशन में वेरी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होना शुरू हुआ था। वेरी हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा है, SQL, ADA, C लैंग्वेज, UPS और C++। ये सब वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका भी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा है, COBOL, पास्कल और फोर्टन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर कौन सा था फोर्थ जनरेशन का, पेंटियम। ठीक है, यहाँ पे इनपुट के लिए यूज़ हो रहा था कीबोर्ड, आउटपुट के लिए अगेन मॉनिटर और प्रिंटर। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर की तरफ। अभी जो चल रहा है वो भी हम लोग का फिफ्थ जनरेशन ही है। फिफ्थ जनरेशन शुरू कब हुआ था, 2010 में, और आज तक यही चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। ठीक है, इसका रोबोटिक एप्लीकेशन, रोबोट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसका यूज़ रोबोटिक एप्लीकेशन में, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटेशन, इन सब में इसका यूज़ हो रहा है। डेवलपमेंट इसका किस तरीके से हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ वेरी स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, बहुत छोटा और बहुत पोर्टेबल, मीन्स हम लोग जहाँ चाहें इसको लेके यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक टैबलेट आपके हाथ में हो सकता है, फ़ोन हो, स्मार्टफोन, तो ये भी फिफ्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है। ये हम लोग कंप्यूटर बड़ा बड़ा जो देख रहे थे और जो हमारे हाथ में मोबाइल है, ये भी एक तरीके से कंप्यूटर का ही कह सकते हैं, एक नया वर्जन है जो कि आप हाथ में लेके घूम रहे हैं और फटाफट कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। पहले जो फ़ोन आता था, हमें याद है कि ये जो नोकिया 800 टाइप का मॉडल आता था, क्या उसमें हम लोग गूगल शीट खोल सकते थे, नहीं। लेकिन इस स्मार्टफोन में हम लोग खोल सकते हैं गूगल शीट को, MS एक्सेल को भी, वर्ड को भी, सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टाइप यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है यहाँ इसका, रोबोटिक एप्लीकेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटेशन। डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, टैबलेट के रूप में, स्मार्टफोन के रूप में, बहुत छोटे छोटे पोर्टेबल डिवाइस के रूप में इसका यूज़ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा था, इन सब का फुल फॉर्म बता रही हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा ताकि आपको भी याद हो सके। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ADA ऑटोमेटिक डेटा एक्विजिशन, UPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सिस्टम, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा है, फोर्ट्रैन, COBOL और पास्कल। टेस्टिंग, कुछ यहाँ पे की पॉइंट बता रही हूँ। टेस्टिंग किसे कहते हैं, बग, डीबग, फिक्सेस, पैचेस, ये सब सवाल आते हैं एग्जामिनेशंस में, इसलिए मैं यहाँ पे इसे कवर कर रही हूँ। टेस्टिंग किसे कहते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड एन एरर इन प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है, उसे हम लोग टेस्टिंग कहते हैं। अब इसे याद कैसे करना है, हम लोग टेस्ट क्यों देते हैं, ताकि हमें हमारा पता चल सके एरर का, कि हमारे प्रिपरेशन में कितना एरर बाकी है। जस्ट लाइक दैट, यहाँ कंप्यूटर में अगर टेस्टिंग है तो प्रोग्राम, कंप्यूटर में कोई भी काम हो रहा है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, हार्डवेयर से रिलेटेड होगा। और सॉफ्टवेयर जब भी बनता है एक प्रोग्राम के थ्रू ही ये भी डेवलप होता है। तो प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं, टेस्टिंग से पता होता है। बग एक टाइप का एरर है, कहाँ ये एरर हो सकता है, तो प्रोग्राम के अंदर कोई अगर एरर आ रहा है उसे हम लोग बग कहते हैं। उस बग को करेक्ट करने का, रेक्टिफाई करने का जो प्रोसेस है उसे डीबग कहते हैं। ठीक है, फिक्सेस क्या होता है, प्रॉब्लम अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम रन टाइम इज कॉल्ड फिक्सेस। कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे हम लोग फिक्सेस कहते हैं। ठीक है,
पैचेस क्या होता है? एडिशनल कोड अटैच इन एग्जिस्टिंग कोड, कोई एक कोड एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें अगर कुछ एडिशनल अटैच कर दें, किस काम के लिए? टू रिमूव प्रॉब्लम फिक्सेस इन सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, उसे फिक्स करने के लिए एग्जिस्टिंग कोड के अंदर कोई नया कोड अटैच कर दें तो उसे पैचेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझाती हूँ। कोई एक कपड़ा का टुकड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कहीं से थोड़ा सा किसी ने कट लगा दिया, ये कट गया, तो ये है वाइट कलर का, और यहाँ पे हम लोग रेड कलर का एक कपड़ा लगा दे रहे हैं, इसे हम लोग पैच बोलते हैं, ठीक है, धब्बा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो धब्बा क्या होता है, या फिर ये एडिशनल टुकड़ा क्या है? एक अलग से लगाया हुआ, ऑलरेडी मेरे पास से ये कपड़ा का टुकड़ा था, उस पर मैंने कुछ अटैच कर दिया, तो दिस इज पैच, ठीक है। पैच स्पॉट इस तरीके से याद कर सकते हैं ना कि हमारा स्किन तो ऑलरेडी फेस का, जिनको भी पिंपल्स प्रॉब्लम है, बहुत फालतू का एग्जाम्पल है, लेकिन हाँ काम जरूर आएगा याद करने में आपको। बहुत सारे स्किन पे देखते हैं पिंपल्स प्रॉब्लम, वहाँ से हो जाता है स्पॉट, तो उसे हम लोग पैचेस स्पॉट्स भी बोलते हैं। तो पैचेस का मतलब है कि एक एडिशनल आइटम जो कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसके ऊपर कोई एडिशनल आइटम आ गया तो वो पैचेस कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझा पाई होंगी और आपको समझ भी आया होगा। नहीं अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स बेझिझक पूछ सकते हैं। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, आप तक ये कंटेंट पहुँचाने में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इतना अच्छा लगा है कि आपके दोस्त की भी हेल्प हो सकती है तो शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर अभी भूल चुके हैं आप कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ आपके हेल्प के लिए सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए ही बनाया है, ताकि कुछ जो पॉइंट है जो मैं पहले मिस कर रही थी या कहीं से मुझे नहीं मिल पाया, मैं वो चाहती हूँ कि वो कोई और फेस ना करे, इसलिए ही मैं अभी तक यहाँ पे आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और फिलहाल आपका इतने देर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।